आज की नई हेडिंग का नाम है चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2, है ना। और इसकी हेडिंग आप लिख सकते हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डैश डाल के कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डैश डाल के कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ये हमेशा हमें अपनी लाइफ में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट एग्ज़ाम के लिए भी। तो इसमें हम आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ाते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले फर्स्ट एरो डाल के लिखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स refer to basic norms, comma, general rules for accounting to avoid confusion and to achieve uniformity तो इसमें कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेते हैं कुछ। एक तो नॉर्म्स कर लो, रूल्स कर लो, बाकी इसके अलावा अवॉइड कन्फ्यूजन कर लो और यूनिफॉर्मिटी कर लो। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल से समझाते हैं, है ना। अब बच्चा पूछ सकता है कि भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब होता है बेसिक नॉर्म्स। तो नॉर्म्स का मतलब एक तरह से गाइडलाइंस कह सकते हो आप, गाइडलाइंस, है ना। नॉर्म्स मतलब होते हैं गाइडलाइंस। जैसे जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के कुछ नॉर्म्स होते थे कि सुबह 8 बजे आना है ना, या फिर आपको यूनिफॉर्म पहन के आना है, नेल्स कटे हुए होने चाहिए, ऐसे कुछ रूल्स बने हुए होंगे। तो बस रूल्स को नॉर्म्स भी कह सकते हैं। लेकिन ये कौन से रूल्स हैं? ये कोई मॉरल रूल्स नहीं है, ये किस चीज़ के रूल्स हैं? अकाउंटिंग के रूल्स हैं, मुंशीगिरी के रूल्स हैं। तो इसीलिए लिखा है नॉर्म्स या जनरल रूल्स फॉर अकाउंटिंग के रूल्स हैं। अब अकाउंटिंग के रूल्स क्यों बनाए गए? उसके 2 कारण थे। एक कारण था ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा ना हो हर बच्चा अलग अलग अकाउंटिंग करे, और दूसरा ये यूनिफॉर्मिटी रहे। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समान तरीके से हर व्यक्ति काम करे। तो समझ आ गया प्रिंसिपल्स। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब होते हैं। बाकी सेकंड पॉइंट, कुछ बातें लिखनी है इनके बारे में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स must satisfy the following conditions. Accounting principles must satisfy the following conditions. कि भाई प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, तो हम कहते हैं भाई प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हैं। ए, पहला पॉइंट, दे शुड बी बेस्ड on real assumptions. रियल assumptions को हाईलाइट कर लेंगे। बी, दे शुड बी सिंपल। सिंपल को बादल बना लेते हैं। अंडरस्टैंडेबल को भी बादल बना लेते हैं। एंड एक्सप्लेनेटरी
एक्सप्लेनेटरी को भी बादल बना लेते हैं। तो दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशन, अभी सब समझाता हूँ। दे शुड बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल या एक्सप्लेनेटरी। सी तीसरा, दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। तो कंसिस्टेंटली फॉलोड को भी हाईलाइट कर लेते हैं। डी, they should be able to reflect future predictions, को अंडरलाइन कर लेते हैं। और ई, they should be informational to users। इंफॉर्मेशनल को बादल बना लेते हैं। दे शुड बी इंफॉर्मेशनल टू यूजर्स। ठीक है, तो बेसिकली प्रिंसिपल्स के बारे में बता रखा है कि भाई प्रिंसिपल कैसे होने चाहिए। तो प्रिंसिपल्स जो हैं वो रियल अजम्पशंस पर बेस्ड होने चाहिए। रियल अजम्पशंस पर बेस्ड होने का मतलब है कि जैसे अकाउंटिंग में जब हम भी कोई अजम्पशन बनाते हैं तो वो मतलब रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो जैसे हम सोचते हैं कि गुड्स आग में जल गए, तो गुड्स आग में जल गए ये आप रेगुलर एक्टिविटी सोचोगे या इर्रेगुलर एक्टिविटी सोचोगे? हाँ, क्योंकि आप रियलिस्टिक सोच रहे हो, क्योंकि गुड्स आग में जल गए ऐसा आप रियलिस्टिक सोच रहे हो कि ये रोज़ रोज़ नहीं होगा। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये इर्रेगुलर एक्टिविटी है ना। तो आपकी इसका मतलब अजम्पशन रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोच रहे हो। दूसरा, प्रिंसिपल्स जो है सिंपल होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए और एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। तो सिंपल तो मतलब आसान, अंडरस्टैंडेबल मतलब जो सबको समझ आ जाए, और एक्सप्लेनेटरी मतलब वो सब कुछ डिटेल में बताएं। ठीक है। दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। तो जैसे स्कूल में आप रूल्स फॉलो करते थे तो यूनिफॉर्म पहन के जाते थे स्कूल, जब तो रोज़ ही पहन के जाते थे ना, बचपन से लेके आपकी आधी जवानी उसी में निकल गई। तो कंसिस्टेंटली रूल फॉलो करने हैं ना, तो वही मतलब है। दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रिडिक्शंस। प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जिससे भविष्य का अनुमान लगाया जा सके। ऐसा ना हो कि हम प्रिंसिपल्स तो बना रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल पास्ट के हिसाब से बना रहे हैं, जो फ्यूचर को देख ही नहीं रहे। तो ऐसे प्रिंसिपल्स नहीं होने चाहिए। तो प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए? जो फ्यूचर प्रिडिक्शन भी कर सके, भविष्य का अनुमान भी लगा सके। और दे शुड बी इंफॉर्मेशनल टू यूज़र। यूज़र के लिए इंफॉर्मेशनल होने चाहिए, यूज़र को मतलब जानकारी पूरी देनी चाहिए। तो ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो समझ गए पांचों छोटे छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट्स। चलो, तो खैर ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि भाई रूल्स बना रहे हैं हम तो बेसिकली रूल्स पढ़ने हैं हमें, है ना। तो आप इसके नीचे कर्ली ब्रैकेट बना लो वैसे। तो हम इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो इसमें बस छोटे छोटे दो एरो बना लो। पहले में लिखना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, और दूसरे में लिखना एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो बोलने के लिए ऐसे बोल देते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग अजम्पशन। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पहले हाईलाइट कर लेते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ब्रैकेट में लिख लो, इनको अजम्पशंस भी बोला जाता है ऑफ अकाउंटिंग। अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब होता है एक तरह से, एक छोटी सी लाइन लिख लेते हैं इसमें,
outcome of accounting principles derived by usage and practice. By usage and practice. Outcome of accounting principles derived by usage and practice. इसमें outcome word को बादल या ब्लॉक बना लेना और यूसेज एंड प्रैक्टिस को अंडरलाइन कर लेना। चलो तो दोनों बातें समझा देता हूँ कि क्या हैं, फिर घुसेंगे अंदर। तो बेसिकली पूरे चैप्टर को कवर करना है हमको, लेकिन पूरे चैप्टर के अंदर पहले अजम्पशंस बताता हूँ आपको। अजम्पशंस किसे कहते हैं? अजम्पशन का मतलब होता है कि कल को जब आप मुंशी बनोगे किसी भी कंपनी में, ठीक है, तो जब आप किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग करोगे, किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे, ठीक है, तो जब आप किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे तो आपको अपने मन में कुछ सोचना है। जैसे मैंने भी आपके बारे में मन में कुछ सोचा था जब आप आए थे, पहले दिन एडमिशन लिया, तो मैंने भी कुछ अजम्पशंस मन में सोची थी कि इस बार के बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं, इस बार के बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, इस बार के बच्चे बहुत न्यारे बच्चे हैं। तो ये मैंने कुछ अजम्पशंस सोची थी। अब हो सकता है ये सब झूठ हो, उससे मतलब नहीं है ना, उससे मतलब नहीं है। तो ये अजम्पशंस हैं। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें बस सोचना है, 3 बातें सोचनी है। अब हो जाए कुछ भी उससे मुझे मतलब नहीं है, तो हमको 3 बातें क्या करनी है? सोचनी है। हाँ, सोचनी है, उसको बोलते हैं अजम्पशन, ठीक है ना। तो 3 बातें भी थोड़ी देर में बताऊंगा वैसे तो क्या सोचनी है, लेकिन चलो नाम लिख लो, अभी डिटेल पढ़ेंगे। तो 3 एरो डाल लेते हैं। तो 3 बातें हमें सोचनी होती हैं। एक को बोलते हैं गोइंग कंसर्न, एक को बोलते हैं कंसिस्टेंसी, और एक को बोलते हैं एक्रूवल, है ना। तो ये हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, डोंट वरी। तो 3 बातें हमें सोचनी है, बस सोचने को अजम्पशन कह दिया, है ना। बाकी इसमें एक स्टार पॉइंट डालना, ये ट्रू फॉल्स में आया था एग्ज़ाम में, तो स्टार डाल के लिखते हैं इफ़ नथिंग इज मेंशन्ड, इफ़ नथिंग इज मेंशन्ड then it is assumed that these are followed। तो ये माना जाता है वैसे भी। तो अगर कुछ नहीं बोला, इफ़ नथिंग इज़ मेंशन्ड, तो हम मान के चलते हैं कि ये फॉलो हो रहा है ना। तो हम 3 बातें सोचते हैं, बस ये मानते हैं। तो 3 बातें हमें सोचनी है, तो वो भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो 3 बातें सोच लेंगे। तो 3 बातों को कहते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस, है ना। अब उधर चलते हैं राइट साइड में। अकाउंटिंग कन्वेंशन किसे बोलते हैं, है ना। तो कन्वेंशन वर्ड का मतलब वैसे तो होता है प्रथा, ठीक है। अंग्रेजी में ट्रेडिशन भी कह सकते हो। तो जैसे आपके घर में प्रथा है कि कोई बड़ा बुजुर्ग आया तो आप पैर छूते हो, तो ये प्रथा चली आ रही है सदियों से, मान लो। तो प्रथा को कन्वेंशन कह सकते हैं, ट्रेडिशन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब इसका एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। यूसेज एंड प्रैक्टिस का मतलब होता है, जो लास्ट में 2 शब्द लिखा है ना, यूसेज एंड प्रैक्टिस। यूसेज एंड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ आप लगातार करते रहते हो बार बार, तो धीरे धीरे वो एक प्रथा बन जाती है। फिर आने वाली पीढ़ी जो है वो बस फॉलो करती है उसी सेम चीज़ को, क्योंकि वो इतने वर्षों से चला आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं कोई भी टी शेप वाला, तो डेबिट में रिकॉर्ड करने के लिए हर शब्द से पहले टू लगा रहे हैं, और क्रेडिट में रिकॉर्ड करने के लिए हर शब्द से पहले बाय लगा रहे हैं। हालांकि इनका कोई मीनिंग नहीं है, और आजकल तो ये कोई लगाता भी नहीं। मतलब वैसे तो मना है, मत लगाओ, मना मतलब कि ना लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लगाते हो, आपके हाथ अपने आप चलते हैं ना, टू बाय, मेरे भी चलते हैं। अब वो क्या है, वो प्रथा हो गई। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बस चल रही हैं, तो चल रही हैं, चलते
वो अपने आप मतलब एक रूल बन जाता है, अपने आप एक निष्कर्ष निकल गया कि ठीक है भाई ऐसे ही करना है, तो उनको हम अकाउंटिंग कन्वेंशन बोल देते हैं। तो अगर आप अकाउंटिंग कन्वेंशन को पढ़ोगे धीरे धीरे तो इसमें लिखा है आउटकम। आउटकम का मतलब होता है नतीजा या रिजल्ट। किस चीज़ का? रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिराइव्ड बाय यूसेज एंड प्रैक्टिस। यानी कि कुछ चीज़ें जो आप बहुत वर्षों से कर रहे हो, उन चीज़ों से एक निष्कर्ष निकल गया, उन चीज़ों से एक रिजल्ट निकल गया, तो वो बस आज रूल बन गया। तो इसीलिए रूल बन गया कि डेबिट में लिखोगे तो टू लगा दो, क्रेडिट में लिखोगे तो बाय लगा दो। तो ऐसे बहुत सारी प्रथाएं चल रही हैं, तो वो आज रूल बन गए। तो समझ आ गया मीनिंग इसका क्या है? तो खैर ये भी इंट्रोडक्शन ही है। तो हमको तो बेसिकली सारे रूल्स पढ़ने हैं 1 बाय 1, लेकिन हम चैप्टर को ऑर्डर वाइज लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको तीनों अजम्पशन सिखाऊंगा, 1 2 3, फिर उसके बाद और बाकी प्रिंसिपल्स भी सिखाऊंगा। तो यहाँ से हम चैप्टर को मतलब एक बड़ा रूप दे देते हैं। ये यहाँ तक आप मान लो इंट्रोडक्शन था, यहाँ तक सारी बातें एक तरह से बस इंट्रोडक्शन थी। तो अब सबसे पहले बड़ा हेडिंग डालते हैं, नए पेज से डाल दो, हाँ तो और अच्छा लगेगा। पेज की चिंता आप मत करा करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर ही तो भरेगा, तो आप तो नए पेजों पे डालो हेडिंग हर बार। तो फ्रेश पेज पे डालो नई हेडिंग, गोइंग कंसर्न। कोई डिफरेंस नहीं है जैन साहब, सब एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे हैं। चलो तो गोइंग कंसर्न के बारे में लिखवाता हूँ, हमें क्या सोचना है। ठीक है, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ ताकि याद रहे। तो आपको सिर्फ ये सोचना है, ये एज्यूम करना है। तो लिखो इट इज़ एज्यूम्ड दैट। तो बताओ क्या सोचना है? बिजनेस विल कंटिन्यू for foreseeable future and there is no intention to close the business, and there is no intention to close the business। तो बस ये सोचना है हमको, सिंपल सी बात हो गई। तो हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये सोचना है कि बिज़नेस चलता रहेगा, बिज़नेस चलता रहेगा। अब आप पूछोगे सर कब तक चलता रहेगा? तो इसमें लिखा है फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब जितनी दूर तक आप सोच सकते हो, जितना भविष्य आप सोच सकते हो। बताओ आज से कितने साल आगे तक का सोच सकते हो आप? 100। तो बस 100 साल तक बिजनेस चलता रहेगा, ऐसा सोचना है। ठीक है, तो आप कितने साल तक सोच रहे हो? 10 साल तक सोच रहे हो। 1 साल तक सोच लेते मेरे भाई। तो बच्चा कह रहा है मैं तो सोच रहा हूँ 2 दिन। तो जितने भी साल तक आप, जितने भी महीनों तक, हफ्तों तक, दिन तक, घंटे, मिनट, सेकंड तक सोच रहे हो, लेकिन सोचना क्या है कि बिजनेस चलता रहेगा। तो फोरसीएबल फ्यूचर, बिजनेस चलता रहेगा, ये सोचना है। और कोई इरादा नहीं है इसको बंद करने का। नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, ऐसा सोचना है बस। ठीक है, बाकी कल बिजनेस बंद हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन सोचना यही है। फिर इसी में सेकंड पॉइंट, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन, it is because of this assumption we make distinction between capital and revenue expenditure, capital and revenue expenditure। तो इसमें ब्लॉक बना लेते हैं, कैपिटल को और रेवेन्यू को।
ठीक है, तो इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं, एक ड्रामा। तो एक तरफ बना लेते हैं मुंशी रामू, एक तरफ बना लेते हैं मुंशी समझ गए? मुंशी कौन है? अकाउंटेंट, मतलब हाँ। एक तरफ बन गया मुंशी गोपाल, ठीक है। अब मुंशी गोपाल तो सोच रहा है कि बिजनेस चलता रहेगा। बस मेरे भाई, तो मुंशी गोपाल तो सोच रहे हैं कि बिजनेस चलता रहेगा 25 साल तक। लेकिन दूसरा मुंशी जो रामू है वो गोइंग कंसर्न नहीं सोच रहा। तो मतलब हमें दो मुंशी समझने हैं। एक मुंशी तो सोच रहा है गोइंग कंसर्न चल रहा है ना, वो सोच रहा है कि बिज़नेस 25 साल तक चलता रहेगा या 50 साल तक चलता रहेगा या हमेशा चलता रहेगा, ऐसे ही सोच लो। यही लिखता हूँ, 25 साल भी क्यों लिखूँ, यही लिखो कि बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा। लेकिन दूसरा मुंशी ये नहीं सोच रहा। दूसरा मुंशी सोच रहा है कि कल बिज़नेस बंद। तो समझ गए, दो मुंशी सोचने हैं हमें, एक गोइंग कंसर्न सोच रहा है और एक गोइंग कंसर्न नहीं सोच रहा। तो अब देखो इससे क्या होगा। अब जो हमारे एसेट्स होते हैं, अब उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। दो तरह के एसेट्स होते हैं। एक होते हैं मतलब वो एसेट्स या वो खर्चे जिनको आप बोलते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिनका बेनिफिट आपको कितने सालों तक मिलता है? मोर देन 1 ईयर, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल। लेकिन दूसरे होते हैं वो वाले खर्चे या वो वाले छोटे मोटे एसेट्स कह लो, करंट एसेट कह लो या एक्सपेंसेस कह लो या कुछ भी समझ लो, जैसे समझ आए वैसे समझ लो। लेकिन कुछ खर्चे कौन से होते हैं जो 1 साल के अंदर ही जिनका बेनिफिट ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि सैलरी, रेंट, ठीक है। तो दो तरह के खर्चे होते हैं भाइयों बहनों, एक होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं और एक होते हैं जो छोटे समय तक चलते हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जो पहला मुंशी है गोपाल, वो तो क्योंकि दूर का सोच पा रहा है तो इसीलिए तो वो इन दोनों में डिस्टिंक्शन कर पाएगा। वो सोचेगा कि अगर कोई चीज़ 1 साल से कम की होगी तो उसको वो क्या बोलेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर कोई चीज़ 1 साल या उससे ज़्यादा की होगी तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि वो दूर तक सोच पा रहा है, क्योंकि वो दूर तक सोच पा रहा है। लेकिन अब कट टू दूसरा मुंशी चलते हैं। देखो दूसरा मुंशी तो क्या सोच रहा है? हाँ, दूसरे मुंशी की सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुंशी क्या सोच रहा है? कल बिजनेस बंद। तो उसके लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट भी कितने दिन चलेगा? 1 दिन, क्योंकि कल बिजनेस क्या हो रहा है? बंद। और उसके लिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट कितने दिन चलेगा? 1 दिन, क्योंकि बिजनेस कब बंद हो रहा है? कल। तो क्या उसके लिए दोनों में कोई फ़र्क है? हाँ, तो यही मेन बात है, उसके लिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। उसके लिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसकी सोच क्या है कि कल बिजनेस बंद हो रहा है। वो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहा। हाँ, वो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन पहला मुंशी जो है वो गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए वो दो चीज़ों को अलग अलग देख पा रहा है। एक को कह रहा है 1 साल से ज़्यादा चलेगा, एक को कह रहा है 1 साल से कम चलेगा। तो वो क्यों कह पा रहा है? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का सोच रहा है। तो समझ आया मेरे भाइयों पॉइंट? ठीक है। तो ये हालांकि ड्राइंग बस ऐसी बना ली अपने समझने के लिए, लेकिन पॉइंट ये है, हमसे तो वो वैसे पूछ लेता है कई बार कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से आप क्या डिस्टिंक्शन करते हो, मतलब क्या फ़र्क करते हो? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में हम फ़र्क करते हैं, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं? गोइंग कंसर्न। तो अगर हम गोइंग कंसर्न नहीं सोचेंगे तो फिर हम रामू वाले मुंशी बन जाएंगे। फिर हमारे लिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं बचेगा, क्योंकि फिर तो हम दोनों चीज़ों को क्या सोचेंगे? ये तो कल ही ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर दोनों में कोई फ़र्क नहीं बचेगा।
तो हम हमेशा पहले वाले मुंशी रहते हैं। तो हमें हमेशा ये सोचना है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, समझ आया पहला ये वाला पॉइंट? ठीक है, इसी तरह एक और पॉइंट भी है। ठीक है, तो ये ड्राइंग बनाने की ऐसे ज़रूरत नहीं, बस आप छोटा सा अपने समझने के लिए समझ गए, बस बना ली ड्राइंग तो भी ठीक है। इसी तरह एक और पॉइंट है इसका, अगले पॉइंट में लिखते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन कॉमा। तो अब देखो, अगर मान लो ऊपर वाला पॉइंट नहीं समझ आया तो एक और आ रहा है आपके लिए, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन कॉमा डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स आर मेड, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स आर मेड। तो इसमें भी हम करंट एसेट को ब्लॉक बना लेते हैं और नॉन करंट एसेट को भी ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, तो अगेन सेम लॉजिक सोचना। तो नॉन करंट एसेट के बारे में आप क्या सोचते हो कि हम ये बेचेंगे नहीं, है ना? यही सोचते हो कि हम इसको बेचेंगे नहीं, नो रीसेल, यही सोचते हो ना? और करंट एसेट के बारे में क्या सोचते हो कि हाँ ये तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 1 साल के अंदर। तो एक को आप सोच रहे हो कि ये चलता रहेगा, एक को आप सोच रहे हो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। तो ये आप क्यों सोच पा रहे हो, ये आप डिस्टिंक्शन क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आप गोइंग कंसर्न सोच रहे हो। अगर आपने उल्टा सोचा, अगर आप ऐसे सोचो, मान लो कि कल बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है, ऐसे सोचो कि कल बिजनेस बंद हो रहा है, तो फिर तो दोनों के बीच में कोई फ़र्क रह गया? नहीं रह गया, क्योंकि फिर तो ये भी एक दिन में ख़राब, वो भी एक दिन में ख़राब। तो गोइंग कंसर्न की वजह से ही हम ये डिस्टिंक्शन करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं बिजनेस चलता रहेगा। तो समझ आ गया मेरे भाइयों? क्लियर हो गया वाला पॉइंट? अच्छा, फिर इसमें एक स्टार पॉइंट भी लिखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इफ दिस assumption is no longer valid, if this assumption is no longer valid, then fixed assets are valued at, if this assumption is no longer valid, then fixed assets are valued at के बाद कुछ लिखेंगे अभी तो क्या लिखोगे सर? अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन कह रहा है वैलिड नहीं रही, यानी कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर हमने फ्लॉप कर दी, या हमने सोचा कि बिज़नेस अब बंद होने वाला है कल, है ना, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नो लॉन्गर वैलिड, तो फिक्स्ड एसेट्स आर वैल्यूड एट के बाद कीवर्ड्स लिखने हैं अपने को। लेकिन वो लिखवाने से पहले थोड़ा समझा देता हूँ नीचे। तो वैसे तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि हम जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं? जितने का खरीदा, मतलब जिसको कॉस्ट बोलते हैं। तो मशीन आपने 1 लाख की खरीदी, फर्नीचर आपने 2 लाख का खरीदा, लैंड आपने 3 लाख की खरीदी, बिल्डिंग आपने 4 लाख की खरीदी। तो बैलेंस शीट में आप हर एसेट की क्या लिखते हो? कॉस्ट। लेकिन अब आपको अगर पता चला कि कल बिजनेस बंद हो रहा है जी, कल बिजनेस बंद, आप ऐसा सोचो कल बिजनेस बंद, तो फिर हम इन सारे एसेट्स की ये वैल्यू अब नहीं लिखेंगे।
है ना, क्योंकि अब तो हमें कल बिजनेस अगर बंद करना है तो सबको बाज़ार में बेचना पड़ेगा। डिसोल्यूशन पढ़ा होगा आपने 12वीं कक्षा में भी, है ना। तो अगर कल बिजनेस बंद हो रहा है तो फिर तो हम सबको बेचेंगे बाज़ार में, तो फिर इनकी कॉस्ट को नहीं लिखेंगे फिर हम, तो फिर इनकी क्या वैल्यू लिखेंगे? हाँ, मतलब देसी भाषा में मार्केट प्राइस कह लो, देसी भाषा में, लेकिन क्योंकि हम तो देसी नहीं है ना, हम तो अकाउंटेंट हैं, तो हम लिखेंगे अकाउंटिंग वाली टर्मिनोलॉजी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हाँ, तो ये लिख लो जी। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिखेंगे, मन में उसको मार्केट प्राइस ही सोच लेना ताकि ना आपको परेशानी आए ना मुझे, ठीक है। तो मन में मार्केट प्राइस सोच सकते हो, बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो फिर हम इन सारे एसेट्स की क्या लिखेंगे? मार्केट प्राइस, ठीक है। चलो, तो एक बार इसके 4 की पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। पहला तो ये कि इसका मीनिंग क्या है, आपको क्या सोचना है, बिजनेस चलता रहेगा, बंद नहीं करना है। 2 पॉइंट इस सेम है, इस अजम्पशन की वजह से आप क्या फ़र्क करते हो, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और करंट और नॉन करंट एक्सपेंडिचर, तो ये हो गया। और लास्ट पॉइंट ये कि अगर बिजनेस बंद होने वाला है तो सारे फिक्स्ड एसेट्स को किस पे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, ठीक है। मन में मार्केट प्राइस सोच लो। तो क्लियर हो गया गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला अजम्पशन, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नंबर 2। तो ये भी एक हेडिंग डाल सकते हो, नंबर 2। इसका नाम है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। तो इसमें भी पहले एक आदमी बना लेते हैं। तो ये भी हमें सोचना है, सेकंड अजम्पशन है, मतलब सोचना है। तो इसमें क्या सोचना है लिखते हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिस once selected and adopted should be applied year after year। तो ईयर आफ्टर ईयर को चाहे हाईलाइट कर लेते हैं। अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर। तो इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि आपने अगर कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करी, ठीक है, कोई भी, जैसे एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, डेप्रीसिएशन नाम सुना है आपने? ठीक है। उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड नाम सुना है आपने? ठीक है। तो अगर मान लो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा हूँ तो फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि आने वाले वर्षों में मैं सेम ही मेथड फॉलो करता रहूँगा ईयर आफ्टर ईयर। तो इसी बात को कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो ऐसा आपको सोचना है। वो अलग की बात है एक्चुअल में बदलते रहो हर साल, लेकिन सोचना क्या है कि यही मेथड हर साल फॉलो करते रहेंगे। तो सोचना ये है। तो क्लियर हो गया कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है। फिर सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसी के अंदर, अकाउंटिंग प्रैक्टिस। तो चलो पहले आपसे पूछता हूँ, क्या आप चेंज कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं, बच्चे कह रहे हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिस में बी चेंज्ड। बिल्कुल सही, तो कर सकते हैं, लेकिन इसको आप अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ 3 कारणों की वजह से ही चेंज कर सकते हो। तो 3 वो कारण याद होने चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस में बी चेंज्ड। कब चेंज कर सकते हो आप अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को? इफ लॉ रिक्वायर्स। तो अगर कानून ने बोल दिया तो फिर आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिस बदलनी पड़ेगी, है ना। तो कई बार कानून चेंज हो जाता है,
तो ऐसा होता था पहले 2013 से पहले, जब मैं अकाउंट्स पढ़ाता था 2013 की बात बता रहा हूँ, उससे पहले तो हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करते थे और उसकी अकाउंटिंग करते थे। फिर कंपनीज एक्ट 2013 आया और उसने बोल दिया कि शेयर को डिस्काउंट पर इशू करना प्रोहिबिट है भैया, अब नहीं करना। तो फिर हमको अपने अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ी, हमको अपनी प्रैक्टिस चेंज करनी पड़ी। तो कानून अगर कहेगा तो फिर हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज कर देंगे। उसके बाद इफ़ दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर, तो फुल फॉर्म लिख लो अगर नहीं पता। AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हमारा एक यूनिट आएगा आगे, ये भी हमारे लिए, हम मुंशियों के लिए कानून ही है। ICAI कुछ रूल्स बनाती है, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो ये भी हमारे कानून है, ठीक है। और तीसरा रीज़न चेंज करने का, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसमें सारे वर्ड समझा देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड अगर आपको नहीं पता तो नीचे लिख लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है P&L और बैलेंस शीट मेनली, हालांकि इसमें नोट्स और कैश फ्लो भी होता है, लेकिन उससे हमें क्या। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मतलब हो गया P&L और बैलेंस शीट। और बेटर प्रेजेंटेशन का मतलब, सर बेटर प्रेजेंटेशन का मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन, जैसे आपकी होती है और हमारी नहीं होती। तो बेटर प्रेजेंटेशन का क्या मतलब, नहीं जितना समझ आए नहीं, इसका कीवर्ड है, मतलब बेटर प्रेजेंटेशन का क्या मतलब। तो बेटर प्रेजेंटेशन का मतलब है ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी और सिंपल देसी भाषा में अगर बोलूं तो सच्चाई, ट्रुथ, कुछ छुपा ना हो, झूठ ना हो। तो अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे। तो अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस चेंज करने से सच्चाई सामने आएगी तो फिर आप प्रैक्टिस चेंज कर सकते। तो इस पॉइंट का मतलब है ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर आपको लगता है कि भाई शो होगा, मतलब सच अगर सामने आएगा, तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास शक्ति है, आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज कर लो। तो अगर आपको लगता है कि SLM मेथड जो था ये सच नहीं बता रहा और सच बताने के लिए WDV लगना चाहिए, तो फिर आप चेंज कर सकते। तो ये मतलब है। तो फॉर बेटर प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना, सच दिखाना। तो क्लियर हो गया। तो 3 रीज़नों से आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज भी कर सकते हो। बाकी प्रिंसिपल छोटा सा, ये मतलब अजम्पशन छोटी सी है। वैसे सोचना क्या रहे हैं बस हमको कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है वो साल दर साल सेम चलता रहे। तो क्लियर हो गया दूसरा अजम्पशन। चलो, तो ये तो छोटा सा ही था। उसके बाद नंबर 3, अब तीसरी अजम्पशन क्या सोचनी, तीसरी अजम्पशन सोचनी है एक्रूअल। एक्रूअल एक्रूअल चलो, तो एक्रूअल बताता हूँ क्या सोचना है मन में, लेकिन पहले आप एक छोटा सा ब्रैकेट में लिख लो। मर्केंटाइल, MERCANTILE, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चा कह रहा सर ये क्या है। चलो तो बताता हूँ ये क्या है। तो पहले
ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको तीसरी बात क्या सोचनी है वो लिख लेते हैं, क्या अज्यूम करना है। आपको सोचना है, लिखो, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस। ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस, कॉमा, not when the settlement takes place. Transaction is recorded when it takes place, not when the settlement takes place. तो पहले तो सेटलमेंट वर्ड का मतलब बता देता हूँ। सेटलमेंट वर्ड का मतलब है क्या? पैसा मिलना या पैसा देना। तो सेटलमेंट का यहाँ पर मतलब है पैसे मिलना या पैसे देना, कैश मिलना या कैश देना। बाकी अंडरलाइन कर लो नॉट व्हेन को, ठीक है, नॉट व्हेन। तो ये मैं समझा देता हूँ क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझा देते हैं आपको। तो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे वाले दिन मैंने गुड्स खरीदे 10,000 रुपीज़ के, लेकिन उसकी पेमेंट मैंने कब करी? उसकी पेमेंट मैंने करी 22 फरवरी को। तो मैंने गुड्स तो ख़रीद लिए 10,000 के वैलेंटाइंस डे वाले दिन, लेकिन उसकी पेमेंट करी 22 फरवरी को। ठीक है भाई, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं हो सकता। मतलब उधार में ख़रीदे, है ना, क्रेडिट पे ख़रीदे। तो दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, बस वो सिखाने हैं मुझे। एक है पहला मुंशी, एक है दूसरा मुंशी। पहला मुंशी जो है वो कैश सिस्टम फॉलो करता है। अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं, एक को बोलते हैं कैश सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं मर्केंटाइल सिस्टम। ठीक है, अकाउंटिंग के प्यारे बच्चों दो सिस्टम होते हैं। कैश सिस्टम वाला जो मुंशी होता है, कैश सिस्टम वाला मुंशी, वो ये कहता है कि मैं कब रिकॉर्ड करूँगा, कब? जब सेटलमेंट होगा। तो पहला मुंशी तो कौन सी तारीख को रिकॉर्ड करेगा? 22 फेब को। लेकिन ये पहला मुंशी हमारे दुनिया में नहीं चलता। पूरी दुनिया जो है वो कैश सिस्टम मतलब फॉलो नहीं करती, तो बेकार की बात है। तो सारी दुनिया अकाउंटिंग का मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करती है, और बस मर्केंटाइल सिस्टम को ही एक्रूअल सिस्टम कहते हैं, जो ये कहता है कि भैया आपको अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है? जब ट्रांजैक्शन हुई, हाँ, जब गुड्स खरीदे तब रिकॉर्ड करना है। पेमेंट हुई तब रिकॉर्ड नहीं करने की ज़रूरत। तो हम कब गुड्स खरीदे थे? हमने 14 फरवरी को, तो हम उस दिन रिकॉर्ड कर लेंगे गुड्स परचेज्ड करें। तो बस इसी को एक्रूअल कहते हैं। तो एक्रूअल अजम्पशन ये कहती है कि भाई आप हर ट्रांजैक्शन, और ये खाली गुड्स खरीदने के लिए नहीं है, ये सारी अकाउंटिंग है, ये सारी अकाउंटिंग के लिए, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गई है तो वो रिकॉर्ड करना है। पैसे चाहे आपने दिए हों या ना दिए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पैंदा। तो समझ आ गया? ठीक है, अब इसका लेकिन एक एग्जांपल लिखना है, वो प्रैक्टिकल है क्योंकि बट पहले एक्रूअल क्लियर हो गया है ना। तो बस ये छोटा सा डायग्राम ऐसे ही बना सकते हो। तो बेसिकली एक्रूअल यही होता है, तो इसी को एक्रूअल कहते हैं। मर्केंटाइल सिस्टम मतलब एक्रूअल बेसिस। ठीक है, तो कुछ छोटे मोटे एग्जांपल बना रहा हूँ, अच्छा लगे तो आप बना लेना चाहें, और अगर आप होशियार हो तो मत बनाना। चलो, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
मैंने एक एम्प्लॉई अपनी बिज़नेस में रखा, उस एम्प्लॉई की सैलरी है 10,000 पर मंथ, ठीक है। तो मैंने अपना एक एम्प्लॉई रखा जिसकी सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो मैं उसको हर महीने सैलरी देता रहता हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने तक मैंने उसको सैलरी दे दी, लेकिन अभी 2 महीने की सैलरी मैंने नहीं पे करी, ठीक है। तो मैंने अभी तक सैलरी उसकी 2 महीने की पे नहीं करी, अनपेड, यानी कि 20,000 2 महीने की। तो ठीक है भाइयों बहनों, चलो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरा सैलरी का एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करूंगा, बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा 1 साल का सैलरी का एक्सपेंस बताओ कितना रिकॉर्ड करना है, एक बच्चा तो कह रहा है 80,000 कह रहा है, तो कुछ कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है 80, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1,20,000। तो बताइए ऑनलाइन दे चीतो, मैं अपने एम्प्लॉय को 10,000 रुपये हर महीने तनख्वाह देता हूँ, ठीक है। 10 महीने तक तनख्वाह दे दी है, 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी अभी, ठीक है। आपको प्रश्न समझ आ रहा है भाइयों बहनों? तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अब मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, मैं बैठा हूँ अपना PNL अकाउंट खोल के बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ये लो PNL भी बना देता हूँ, बस आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप बताओगे तो रिकॉर्ड करूँ। तो पूरे साल की सैलरी की क्या रिकॉर्डिंग कर दूँ, बस ये बता दो। श्योर, कॉन्फिडेंट, लॉक कर दिया जाए? चलो, तो आप कौन से मुंशी हो इसका मतलब? मर्केंटाइल वाले, वेरी गुड। तो अगर कैश बेसिस वाला मुंशी होता तो कैश बेसिस वाला तो कहता 1 लाख, है ना। तो जैसे हमारे जैन साहब भेज रहे हैं ऑनलाइन के चीते, तो जैन साहब हमारे कैश बेसिस वाले मुंशी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने कैश पे कितना करा, 1 लाख, ठीक है। तो उनके हिसाब से सैलरी का एक्सपेंस भी कितना रिकॉर्ड करना है, 1 लाख, ठीक है। तो समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, आप तो वैसे मुंशी नहीं हो, और अगर होंगे तो लोग थू थू करेंगे आप पे, हाँ, लोग हंसेंगे आप पे कि ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपको 1 लाख एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करना है, नहीं तो फिर तो आप कैश बेसिस वाले मुंशी बन गए, ठीक है। समझ रहे हो बात? एक्रूअल, तो चाहे पैसे दिए हों या चाहे ना दिए हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने साल भर अपनी एम्प्लॉय को यूज़ करा, काम करा, बेनिफिट लिया, तो पूरी सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो आपका आंसर सही ही था वैसे तो 1,20,000, लेकिन फिर भी मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट और क्लियर कर दिया ताकि किसी के मन में कोई वहम ना रहे। तो समझ गए आप, एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो होता है वो बेसिकली ऐसे चलेगा, ठीक है। तो पूरी अकाउंटिंग में हम एक्रूअल फॉलो करते हैं। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया जी एक्रूअल। तो 3 अजम्पशन क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये तीनों तो अजम्पशंस होती हैं, तो यहाँ पर मतलब आप चाहें एक छोटा सा लाइन लगा सकते हो। तो पूरी अकाउंटिंग में अजम्पशंस 3 ही हैं, लेकिन हाँ कुछ और प्रिंसिपल्स भी हैं, वो ऑब्वियसली आगे बढ़ाएंगे हम, कुछ और बातें भी सोचनी होती हैं। तो उसके लिए हम नंबर 4 हेडिंग दे सकते हैं, अब छोटे छोटे प्रिंसिपल सिखाएंगे। तो उसमें सबसे पहले सीखते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहले आप बताओ, अगर आपको पता है फिर मैं बताता हूँ। हाँ, तो अब इसमें, हाँ इसमें अब मैं सोचने वाला आदमी नहीं बना रहा, ये अजम्पशन नहीं है, ये तो रूल है। तो ये तो हमको मतलब मानना ही है, ये तो फॉलो करना है। तो सीधा लिखते हैं
ये तो रूल है, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम ओनर। Business is considered to be separate from owner, and accounting is done from business point of view, and accounting is done from business point of view। ठीक है, तो सिंपल सा है, तो ड्राइंग भी बना सकता हूँ। तो ये बिजनेस है, ये ओनर है। तो हमें क्या सोचना है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो अब देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब बिजनेस जो होता है वो आईसीआईसीआई बैंक से पैसा लेता है, ठीक है, जिसको आप कहते हो लोन। टर्मिनोलॉजी क्या है, लोन। तो हम तो बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हम इस पैसे को कहते हैं ये तो हमारे सर पे बोझ है, तो हम इस पैसे को क्या कहते हैं, लायबिलिटी। अब मज़ेदार बात देखना, शायद आपकी आंखें फटकर बाहर आ जाएं। बिजनेस अगर ओनर से भी पैसा लेता है, जिसको टर्मिनोलॉजी वैसे हम कैपिटल कहते हैं, टर्मिनोलॉजी बदल गई, लेकिन बिजनेस का नज़रिया नहीं बदलता। बिजनेस इस पैसे को भी क्या ही मानता है, लायबिलिटी। कहता है ये भी भाई किसी और का पैसा है। तो बिजनेस जो होता है वो अलग होता है, ओनर जो होता है वो अलग होता है। ये इस प्रिंसिपल का मेन रूल हो गया, ठीक है। तो समझ आ गया आपको रूल। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। यही वाला एग्जाम्पल लिखना है वैसे तो इंग्लिश में। तो एग्जाम्पल लिख लो कि कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। तो हम हमेशा बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि हम हमेशा बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं। तो चाहे हमने बैंक से लोन लिया वो भी हमारे लिए बर्डन है, चाहे मालिक से पैसा लिया वो भी बर्डन है, क्योंकि हम तो बिज़नेस के हिसाब से सोचते हैं। हमें मालिक वाले कुछ नहीं, ये भी सब अलग लोग हैं। तो हम बिज़नेस के हिसाब से हमेशा अकाउंटिंग करते हैं। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो क्लियर हो गया। और इनफैक्ट इसी को अगर और आगे बढ़ाऊँ तो मालिक भी इसको अलग समझता है। कहता अच्छा तुम ज़्यादा चालू बन रहे हो, कहता मेरे से पैसे ले रहे हो ना, लाओ फिर अब इस पर ब्याज दो। तो ये भी टर्म आपने पढ़ा था, वो क्या लेता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मालिक भी तो कौन सा बिजनेस को अपना समझ रहे हैं, वो भी कहता है ला ब्याज दे फिर। तो दोनों एक दूसरे को अलग समझते हैं, है ना। तो कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, है ना, समझ गए। तो ये अलग हो गया। उसके बाद नंबर 5, ये तो बहुत ही छोटा प्रिंसिपल है, मनी मेजरमेंट। तो ये तो मतलब क्या ही लिखवाऊं, लेकिन फिर भी एक सेंटेंस लिख लेते हैं। तो क्या है ये, तो मनी मेजरमेंट क्या कहता है, नहीं कैश ट्रांजैक्शन नहीं दोस्त, मनी की टर्म्स में, हाँ मॉनेटरी टर्म्स, हाँ। तो ट्रांजैक्शंस and events that can be measured in money terms are recorded. That can be measured in money terms are recorded. तो मनी टर्म्स को आप हाईलाइट कर सकते हो। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी इवेंट हो जो मनी की टर्म्स में होगा, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे एग्जांपल, तो हमारे ऑफिस में 2 मैनेजर्स की लड़ाई हो गई, ठीक है, हाथापाई हो गई, हाथापाई।
तो बताइए, रिकॉर्ड करें? क्यों? हाँ, क्योंकि आप इस बात को मॉनेटरी टर्म्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। अच्छा, हमारा एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है, रिकॉर्ड करें? नहीं कर सकते। ठीक है। फिर आप भी एक कंपनी में एम्प्लॉय हो, आप कामचोर हो, रिकॉर्ड करें? नहीं कर सकते। तो ये बातें रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मॉनेटरी टर्म में ये नहीं है। ठीक है, तो समझ गए इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि भाई वही रिकॉर्ड हो सकता है जो मनी की टर्म में मेजर किया जा सकता है। बाकी जो चीज़ मनी की टर्म में मेजर नहीं हो सकती तो फिर वो रिकॉर्ड भी नहीं हुई। उसके बाद नंबर 6 प्रिंसिपल। नंबर 6 का नाम है पीरियोडिसिटी। पीरियड लिख के ICITY, पीरियोडिसिटी। तो इसमें लिखते हैं छोटी सी लाइन, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज, लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बिजनेस, ब्रैकेट क्लोज, इज ब्रोकन इनटू, हाँ, स्मॉलर पीरियड, इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स, फुल स्टॉप। जनरली it is 1 year, generally it is 1 year, ब्रैकेट में known as accounting period। चलो लिखो कन्याएं, बातें नहीं करनी। जनरली इट इज़ 1 ईयर, तो 1 ईयर को ब्लॉक कर लेना और नोन एज अकाउंटिंग पीरियड को हाईलाइट कर लेना। तो ये तो बहुत ही सिंपल कहानी है कि जैसे आप बिज़नेस शुरू करते हो, है ना, बिज़नेस स्टार्ट हो गया और अब बिज़नेस चलता रहेगा सालों साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल, अब मुझे तो पता नहीं जब तक भी चलेगा, लेकिन मान लेते हैं कब तक भी चला और बिज़नेस फिर बंद भी हो गया, तो इस पूरी ड्यूरेशन को बोलते हैं लाइफ ऑफ बिजनेस या लाइफ ऑफ एंटरप्राइज। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि पूरे बिजनेस के जब ख़त्म होने पर आप ये देखोगे कि यार चलो अब मैं देखता हूँ कि बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए बिज़नेस की लाइफ को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ये देखो, बिज़नेस की लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और जनरली ये एक टुकड़ा जो होता है ये 1 साल का होता है, 1 ईयर का होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर कंपनियां हर साल के बाद अपना प्रॉफिट या लॉस निकालती हैं कि भाई 1 साल हो गया, चलो अब देखते हैं क्या हुआ, फिर अगला साल फिर काम करते हैं, फिर देखते हैं कि इस साल देखते हैं चलो क्या हुआ। तो कोई भी बिज़नेस अपनी लाइफ के अंत होने का इंतज़ार नहीं करता, वो अपनी लाइफ को, बिज़नेस की लाइफ को छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर देता है। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो समझ आ गया पीरियोडिसिटी का मतलब? क्लियर है सबको? ठीक है, तो पीरियोडिसिटी। उसके बाद नंबर 7, नंबर 7 का नाम है मैचिंग प्रिंसिपल, MATCHING, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल चलो, तो मैचिंग बोले तो मिलाना, तो इसमें क्या मिलाना है?
बताओ इसमें क्या मिलाना है। चलो तो मैं लिखवा देता हूँ, इसकी टेक्निकल लैंग्वेज है, व्हेन एन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, ब्रैकेट में लिखना है, दैट इज credited in P&L account, bracket close, then expenses related to that revenue should also be recognized, ब्रैकेट में, दैट इज डेबिटेड इन P&L अकाउंट, ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करें, एक तो इनकम, फिर एक एक्सपेंसेस, और दो जगह शब्द आ रहा है रिकॉग्नाइज्ड, उसको ब्लॉक बना लेते हैं। तो पहले तो ये रिकॉग्नाइज्ड वर्ड का हिंदी में मतलब समझाए, तो अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज्ड वर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज्ड का क्या मतलब होता है, तो बताओ अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज्ड का क्या मतलब होता है। तो रिकॉग्नाइज्ड का मतलब लिख लो, हमेशा पूरे जीवन तक याद रखना है, रिकॉर्ड करना। किसी भी चीज़ को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंटिंग में उसको कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड, है ना। तो एक टेक्निकल टर्म हो गया। तो रिकॉग्नाइज्ड करना मतलब रिकॉर्ड करना। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, पूरा पॉइंट क्या मैचिंग करवाना है। तो पहले सिंपल समझा देता हूँ, फिर एग्जांपल से समझा दूंगा। तो सिंपल तो ये कह रहा है कि अगर आप कोई इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना, अगर आप कोई इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मतलब इनकम को कहाँ रिकॉर्ड करते हो, वो ब्रैकेट में दे रखा है, क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट, ठीक है। तो कह रहा है अगर आप कोई इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो, तो कह रहा है उससे रिलेटेड खर्चे जो होंगे, एक्सपेंसेस, उसको भी रिकॉर्ड करना है। और एक्सपेंसेस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ब्रैकेट में दे रहा है, डेबिट इन P&L अकाउंट। तो वैसे तो सिंपल भाषा में कह रहा है अगर आप इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो तो उससे मिलते हुए खर्चों को भी रिकॉर्ड करोगे, है ना। बाकी एक दो और एग्जांपल दे देते हैं आपके मन की संतुष्टि के लिए। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, एक लिख लो पहले फिर समझाता हूँ। एक एग्जांपल लिख लो, डेप्रीसिएशन इज रिकॉर्डेड, depreciation is recorded because of matching principle, because of matching principle। तो पहले तो यही एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर जितने कहोगे उतने समझा दूंगा। चलो ठीक है, तो एक एग्जांपल समझाने के लिए बस पहले सुन लेना, बाद में अगर अच्छा लगे ड्राइंग बनानी है तो बना लेना, बाकी तो वैसे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही ड्रामा कर रहा हूँ। तो देखो हमारे पास एक मशीन है, ठीक है। उस मशीन को आप यूज़ करते रहते हो, यूज़ करते रहते हो, यूज़ करते रहते हो, यूज़ करते रहते हो, पूरे साल उस मशीन को यूज़ करते रहते हो। यूज़ करते 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 आपने बहुत सारे उससे डब्बे बना लिए। तो आपने मशीन से, अपनी मशीन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना लिए उसको यूज़ करते करते पूरे साल, और फिर वो प्रोडक्ट्स को बेच दिया। तो आप बड़े खुश, कह रहे हो अरे वाह सेल हो गई। तो अब आपकी जब सेल हो जाती है तो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो बताओ, क्रेडिट साइड। आप कहते हो इनकम हो गई।
तो मान लो आपने 1,00,000 रुपए की सेल कर दी, तो वो रिकॉर्ड कर रहे हो ना, सेल को आप रिकॉर्ड करते हो। तो अब मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई सेल को तो रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन अब सेल करने के पीछे जो खर्चे हुए उसको भी तो रिकॉर्ड करो। ऐसी थोड़ी ना डब्बा अपने आप बिक गया, आपने डब्बे को बनाया, उसको पैक करा, ऑफिस में रखा, या जो भी करा, जो भी खर्चे करे होंगे, तो फिर वो भी तो लिखोगे या नहीं लिखोगे? लिखोगे। तो मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर कुछ खर्चे हुए हैं तो उन खर्चों को भी तो फिर डेबिट में रिकॉर्ड करो ना भाइयों। तो जैसे बचपन में आपने अगर कोई वेजेस पे करी तो लिखते थे ना। अगर डब्बा बनाने के लिए मान लो आपने मजदूर को यूज़ करा, तो उसको वेजेस दोगे तो वो भी तो रिकॉर्ड करोगे। तो समझ आ रहा है पहले पॉइंट? किसी को अजीब तो नहीं लग रहा? अच्छा, अब डब्बे बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करा आपने? हाँ, रॉ मटेरियल को सब कर लिया, लेकिन मेरे एग्जांपल में क्या यूज़ करा? मशीन को यूज़ करा। तो बेचारी मशीन, बेचारी मशीन, बेचारी मशीन डब्बे बनाते 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 घिस गई होगी पूरे साल भर। उसकी वैल्यू में गिरावट आई कि नहीं आई? तो मैचिंग प्रिंसिपल भी तो यही कह रहा है भाई मशीन यूज़ कर रहे हो तो बेचारी मशीन का डेप्रीसिएशन भी तो लिख लो यार, मैचिंग खर्चा भी तो लिखो। तो मशीन को यूज़ करने का खर्चा क्या होता है? डेप्रीसिएशन। तो बस मैचिंग प्रिंसिपल यही कह रहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर खर्चा भी रिकॉर्ड करो। तो ये मैचिंग हो रही है, इसको बोलते हैं मैचिंग। कि रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो मतलब इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो, तो फिर एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करो उससे रिलेटेड। तो क्लियर हो गया मैचिंग? ओके, और डेमो तो नहीं चाहिए? बाकी है ही नहीं डेमो तो क्या, मतलब रेवेन्यू हो गया और एक्सपेंस हो गया, तो क्लियर हो गया। तो ये इसको मैचिंग प्रिंसिपल बोल देते हैं। तो मैचिंग मतलब बस ये है सिंपल, इनकम रिकॉर्ड हो गई तो एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लो। चलो, इसके बाद एक स्टार पॉइंट बनाना है, ठीक है? बाद में उसको एक बादल में बंद कर देंगे। तो बादल चाहे बाद में बना लेना, पहले स्टार पॉइंट बना लेते हैं। तो इसमें लिखना है आपको एक्रूअल प्लस पीरियोडिसिटी प्लस मैचिंग वर्क्स टुगेदर फॉर इनकम मेजरमेंट, वर्क्स टुगेदर फॉर इनकम मेजरमेंट। तो वैसे तो ये ट्रू फॉल्स के लिए पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम समझ लेंगे। वर्क्स टुगेदर फॉर इनकम मेजरमेंट। तो इसमें ब्लॉक बनाना है तो बना सकते हो, एक्रूअल, पीरियोडिसिटी और मैचिंग। कह रहा है ये तीनों इकट्ठे काम करते हैं, ये तीनों इकट्ठे काम करेंगे तब आपकी इनकम मेजरमेंट होगी। इनकम मतलब प्रॉफिट सही निकलेगा, है ना? कह रहा है जब आप ये तीनों एक साथ करते हो तब आपकी इनकम सही निकलती है, या तब इनकम का मेजरमेंट होगा। तो ऑब्वियसली बच्चा भोला मासूम आपकी तरह कहता है सर ये क्या लिखा है, अब समझाओ। तो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो लिख लिया आपने? ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देखना, और अगर आप होशियार हो, आज का पूरा लेक्चर ध्यान से सुना है तो फिर आप देखना। सबसे पहले तो ये बताओ कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वो पूरे मतलब 50 साल का बनाते हैं या कितने का बनाते हो? हाँ, 1 ईयर का बनाते हो ना। तो जैसे ही आपने P&L अकाउंट अगर 1 ईयर का बनाया तो इसका मतलब ये कौन सा प्रिंसिपल लगा रहे हो आप? पीरियोडिसिटी, राइट। क्योंकि आप P&L अकाउंट कितने वर्षों का बनाते हो? एक पीरियड का, ठीक है? पीरियोडिसिटी तो लग गया। फिर आओ, एक एग्जांपल सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, एक्रूअल में सैलरी पे तो आपने 1 लाख करी थी, लेकिन फिर भी आपने एक्सपेंस कितना लिखवाया था?
1,20,000 क्यों लिखवाया था? क्योंकि 20,000 चाहे पे ना भी कराओ तब भी आपको पता है कि भाई हमें तो रिकॉर्ड करना है। तो इसका मतलब आप क्या फॉलो कर रहे हो? एक्रूअल। याद आ गया एक्रूअल का एग्जाम्पल मेरे भाइयों? तो इसका मतलब आप एक्रूअल फॉलो करते हो। और तीसरा अभी अभी सीखा आपने, अगर आपने सेल लिख रखी है तो फिर डेबिट में क्या भी लिखना पड़ेगा? मतलब हाँ, एक्सपेंसेस लिखने पड़ेंगे जो भी है, मान लो 10,000 के। तो इसका मतलब आप अगर रेवेन्यू लिख रहे हो और एक्सपेंस भी उससे मैच करवा के लिख रहे हो तो क्या फॉलो कर रहे हो? मैचिंग फॉलो कर रहे हो। तो पीएनएल अकाउंट में कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं था, आप बचपन से बना रहे हो, लेकिन ये 3 चीज़ें दिख रही हैं कि फॉलो हो रही हैं, है ना? और फिर जब आप अपना सही आंसर निकालते हो तब पता लगता है कि प्रॉफिट क्या है। तो टेक्निकली इनकम को मेजर करने के लिए, इनकम का मतलब एक तरह से नेट प्रॉफिट ही हो गया, हाँ राइट। तो इनकम को पता करने के लिए 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है, या 3 चीज़ें हो रही होती हैं छुपी आंखों से, ये मतलब। तो उस पॉइंट का मतलब समझ आ गया? तो पीरियोडिसिटी, एक्रूवल और मैचिंग वर्क्स टुगेदर फॉर इनकम मेजरमेंट। इसमें से कोई भी एक छोड़ा तो गड़बड़। मैं एक्रूवल भी नहीं छोड़ सकता, नहीं तो गलत आंसर। पीरियोडिसिटी भी नहीं छोड़ सकता, गलत आंसर। मैचिंग भी नहीं छोड़ सकता, गलत आंसर। तो क्लियर हो गए अंग्रेजी? चलो, तो ये हो गया जी। तो कौन से नंबर पे थे हम? 7। तो एक्रूअल वो वाला मेरे दोस्त कि चाहे पैसे दिए हों या ना दिए हों, आपको तो रिकॉर्ड करना है। यही सिखा था ना एक्रूअल में। तो आपने सैलरी कितनी पे करी थी? 1,00,000। और कितनी पे नहीं करी थी? 20,000। लेकिन फिर भी आपने रिकॉर्ड कितना करा सैलरी? 1,00,000। तो इसी को एक्रूअल बोलते हैं कि भाई कैश चाहे पे कराओ चाहे ना कराओ, रिकॉर्ड पूरा करना है। ठीक है, चलो इसके बाद जी नंबर 8। ये तो बहुत ही इजी प्रिंसिपल है, इसके साथ तो हमारा जन्म हुआ था बचपन में। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं बहुत से लोग, वो भी लिख लो ब्रैकेट में। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो बताओ, है कुछ आइडिया? तो सिंपल है वैसे तो। हाँ सिंपल, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स को चाहे हाईलाइट कर लेना। तो फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट। एट कॉस्ट को अंडरलाइन कर लो बस। तो ये तो प्रिंसिपल, मतलब लिखते हुए ही शर्म आ रही थी मुझे, क्या लिखवाऊँ, तो थोड़ी जगह भरने के लिए ड्रामा कर रहा हूँ बस। तो मान लो आपने कोई मशीन की वैल्यू लिखनी है, तो क्या वैल्यू रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट, मतलब जितने की खरीदी। या फर्नीचर की वैल्यू लिखनी है तो क्या वैल्यू रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट, जितने की खरीदी, है ना। बाकी क्या इग्नोर करोगे वो भी लिख देता हूँ। क्या इग्नोर करोगे सर? क्या इग्नोर करेंगे? मार्केट वैल्यू, राइट। तो मार्केट वैल्यू कितनी भी हो वो इग्नोर करेंगे। हम तो किस पर रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट। बस, तो ये प्रिंसिपल का नाम ही है कॉस्ट प्रिंसिपल। तो सिंपल हो गया है। तो फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है। अच्छा, लेकिन मार्केट वैल्यू पे कब रिकॉर्ड करना है? जब बेचोगे, हाँ, क्योंकि बेचते समय तो आपको क्या मिलेगा? मार्केट वैल्यू, राइट। तो वहीं से 9th प्रिंसिपल बन जाता है। तो कॉस्ट प्रिंसिपल के दोस्त का नाम है, लिखते हैं, रियलाइजेशन
रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। बाकी रियलाइजेशन का मतलब लिख लो, अगर लिखना हो अपने समझने के लिए। रियलाइजेशन का मतलब होता है बेचना, रियलाइज करना, तो वहाँ से नाम पड़ गया रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो रियलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है सेल करना, बेचना। हाँ, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश सब लिख देता हूँ। तो रियलाइजेशन मतलब सेल करना। तो बस इसमें एक लाइन लिख लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड at realizable value only when, कब बताओ, मतलब जब बेचा। तो फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट रियलाइजेबल वैल्यू ओनली व्हेन बिजनेस रियलाइजेज इट, ओनली व्हेन बिजनेस रियलाइजेज इट। बिजनेस रियलाइजेज इट की भी दोबारा अगर हिंदी लिखनी है तो लिख लो चाहे, यानी कि जब बिजनेस ने बेचा। तो अगर आप अपना एसेट बेच दोगे तो फिर तो कौन सी वैल्यू लिखोगे, रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब वो भी अगर दोबारा मन में समझने के लिए लिखना है, मतलब सेल वैल्यू या मार्केट प्राइस, कुछ भी समझ लो। मतलब जब आपने उसको बेच दिया तो फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन वैल्यू, वो भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखवाया तो, यानी कि चेंज इन वैल्यू इज रिकॉर्डेड। तो ये भी लाइन लिख लो, ट्रू फॉल्स में कभी कभी पूछ लेता है, चेंज इन वैल्यू इज रिकॉर्ड। तो जब हम एसेट बेच देंगे तब फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन जब तक आप एसेट को नहीं बेच रहे तब तक एसेट किस पर चलता रहेगा, कॉस्ट। तो कॉस्ट और रियलाइजेशन मतलब भाई भाई। तो जब तक एसेट नहीं बेचोगे तब तक कॉस्ट पर चलता रहेगा, फिर अगर एसेट को बेच दोगे तो फिर वैल्यू बदल जाएगी। तो क्लियर हो गया प्रिंसिपल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद नंबर 10, नंबर 10 का नाम है मैटीरियलिटी। टोटल मेरे दोस्त 5 करोड़ हैं, अभी 9 हो गए, 4,99,99,991 बचे हैं। तो तुम लिखते चलो मेरे भाई, तो बच्चे के भी 9 में ही हालत ख़राब हो रही है। तो 10वां प्रिंसिपल है मैटीरियलिटी। चलो तो पहले इसमें लिखो मटेरियल मीन्स। तो इसमें मटेरियल वर्ड का क्या मतलब है पहले वो लिख लेते हैं। तो मटेरियल वर्ड का मतलब है रॉ मटेरियल। मटेरियल वर्ड का मतलब है, मटेरियल मीन्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। मटेरियल मीन्स इम्पोर्टेंस। चलो ठीक है, तो एक तरफ मैं बन जाता हूँ और एक तरफ मुकेश अंबानी साहब बना लेते हैं। तो मैं भी रास्ते से जा रहा था, वो भी रास्ते से जा रहे थे, मैं भी रास्ते से जा रहा था, वो भी रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते मेरा 100 रुपये का नोट खो गया और रास्ते से जाते जाते मुकेश अंबानी साहब का भी 100 रुपये का नोट खो गया। तो मुझे 4 दिन नींद नहीं आई और उन्हें तो पता भी नहीं चला। तो बताओ रीज़न। वो अमीर है, मैं नहीं हूँ, वो तो चलो रिलेटिव रीज़न हो गया। इस कॉन्सेप्ट में रीज़न क्या, मेरे लिए 100 की इम्पोर्टेंस थी तो इसलिए मुझे दुख हुआ, नींद नहीं आई। और मुकेश अंबानी साहब को शायद इम्पोर्टेंस नहीं थी तो उन्हें दुख नहीं हुआ। तो
तो ये तो पहले मटेरियल वर्ड का मीनिंग समझाने के लिए मैंने एक ड्रामा करा, तो मटेरियल वर्ड का मतलब समझ गए। तो अब इसी बात को अगर मैं अकाउंटिंग टर्म में कहूँगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 100 रुपये मेरे लिए मटेरियल है, और अंबानी साहब कहेंगे 100 रुपये उनके लिए मटेरियल नहीं। तो पहले मटेरियल वर्ड समझ गए, तो मटेरियल मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो ये लिख देता हूँ, मतलब ऐसी इसी ड्राइंग में। तो 100 रुपी इज़ मटीरियल फॉर मी, मेरे लिए 100 रुपी मटीरियल है। लेकिन 100 रुपी इज़ नॉट मटीरियल फॉर अंबानी साहब। ठीक है जी। तो पहले तो मटेरियल का मीनिंग समझाना था, तो ओके हो गया, ठीक है। अब अच्छा प्रिंसिपल क्या है, अब वो भी तो देखते हैं। ये तो खाली अभी मटेरियल का मतलब समझा है। अब प्रिंसिपल क्या कह रहा है वो नीचे लिखते हैं। तो प्रिंसिपल लिखो। तो प्रिंसिपल ये है जी, ऑल द मटेरियल आइटम्स should be, all the material items should be disclosed, all the material items should be disclosed। सारे मटेरियल आइटम्स को हमें डिस्क्लोज करना है, बस। तो मतलब इसकी हिंदी हो गई कि सारे मटेरियल आइटम्स मतलब सारे इम्पॉर्टेंट आइटम्स या सारे रेलिवेंट आइटम्स। तो अब इसी कहानी को अगर आगे बढ़ाऊँ, तो मैं जब घर जाऊंगा तो मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लूँगा कैश लॉस्ट 100 रुपये। लेकिन जब यही मुकेश अंबानी साहब घर जाएंगे तो क्या वो भी रिकॉर्ड करेंगे? वो नहीं करेंगे रिकॉर्ड, कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए वो मटेरियल नहीं है, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो मटेरियल है। तो बस ये प्रिंसिपल भी यही कहता है कि भाई जिसके लिए जो मटेरियल है अपना रिकॉर्ड कर लो, है ना। तो ऑल द मटेरियल आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो अगर आपके लिए मटेरियल है तो रिकॉर्ड करो, आपके लिए नहीं है तो मत करो। तो ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब हो सकता है कोई चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप ना करो, ठीक है। बट समझ गए प्रिंसिपल। तो ऑल द मटेरियल आइटम शुड बी डिस्क्लोज्ड। अच्छा, इसी प्रिंसिपल को एक्सटेंड कर दिया, तो एक कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं, है ना। एक कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं और उसके नीचे लिखते हैं कि भाई ऑल द मटेरियल आइटम्स शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड। फुल्ली वर्ड लग गया, ऊपर वाले स्टेटमेंट में फुल्ली वर्ड और लगा दिया कि ऑल द मटेरियल आइटम्स शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड। तो इसका नाम पड़ गया, इस प्रिंसिपल का नाम पड़ गया फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो इसको मैं नंबर देने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नंबर भी दे देता हूँ 11। तो मतलब मटीरियलिटी प्रिंसिपल का ही एक्सटेंशन है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। दोनों सेम ही बात कह रहे हैं, कोई अलग नहीं कह रहा, बस हाँ थोड़ा सा नज़रिया कहने का फ़र्क है, बस शब्दों का फ़र्क है, वैसे दोनों सेम ही बात कह रहे हैं। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल भी यही कहता है कि सारे मटेरियल आइटम्स को फुल्ली डिस्क्लोज कर दो, मतलब रिकॉर्ड कर दो फुल्ली। तो क्लियर हो गया मटीरियलिटी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिखना है, वो एग्ज़ाम में पूछा है कई बार, है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का। तो इसका एग्जाम्पल लिखो, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ आर शोन एज footnote in the notes to account।
तो इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ आर शोन एज फुट नोट इन द नोट्स टू अकाउंट्स। तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ को आप मतलब अंडरलाइन कर सकते हो। वैसे तो हमें अभी एक चैप्टर में पढ़ना है ये क्या होती हैं, लेकिन फिर भी अभी के लिए भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ किसे कहते हैं वो समझा देता हूँ। आपके क्रेडिटर्स हैं, आपने बैंक से लोन ले रखा है, आपके बिल्स पेबल हैं, आपके कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। ये सब चीज़ें जो आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहे हो, इन सबको बोलते हैं लाइबिलिटीज़। इन सबको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज़। क्योंकि आपको पता है, आप 100% श्योर हो कि आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना। आपको पता है कि मुझे पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो हुआ ये कि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है कि आप अपने प्रोडक्ट में मिलावट करते हो। तो किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ मानहानि का दावा मुकदमा कर दिया है और आपसे 50 लाख रुपए का डैमेजेस मांग रहा है। कोर्ट में केस कर दिया है आपके खिलाफ। तो अब बताओ, क्या आप 100% श्योर हो कि देना पड़ेगा पैसा? अभी तो नहीं पता, क्योंकि अभी तो जज साहब का फैसला नहीं आया। तो जब हम किसी चीज़ को लेकर अभी 100% श्योर नहीं है, अभी तो हम 50-50 हैं कि भाई हो सकता है हम केस जीत जाएं या हो सकता है हम केस हार जाएं, है ना। तो अब ये बात आप अपने यूज़र को बताओगे कि मेरे खिलाफ कोर्ट में केस हुआ है, या नहीं बताओगे? नहीं बताओगे। तो चलो फिर जेल मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि हाँ जी, अब यही तो सिखाना है। क्योंकि ऐसी चीज़ों को ही हम कौन सी लाइबिलिटीज़ बोलते हैं? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़। कॉन्टिजेंट वर्ड का ही मतलब ये होता है कि भैया अभी पक्का नहीं है। तो ये भी लाइबिलिटी तो है, लेकिन कैसी लाइबिलिटी है? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। तो इसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाएंगे, इसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाएंगे, तो इसको कहाँ दिखाएंगे? हाँ, नोट्स में नीचे दिखाएंगे। बैलेंस शीट के बाहर नीचे लिखकर नोट्स में दिखाएंगे। लेकिन नोट्स में यूज़र को ज़रूर दिखाएंगे कि भैया देखो केस हुआ है। तो बच्चा कह रहा है ऐसे क्यों दिखाएंगे? तो मत दिखाओ, फिर जेल में जाओ। तो ये तो आपको बचपन में सिखाया था, कम्युनिकेटिंग टू यूज़र। और ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल भी इसलिए पढ़ाते हैं कि आपको यूज़र को सब कुछ बताना पड़ेगा जो मटेरियल है। अब ये मटेरियल है बात या कि नहीं है? ये तो बहुत बड़ी मटेरियल बात है। तो आपको यूज़र को बताना पड़ेगा। तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ जो होते हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का। तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो समझ गए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? यहाँ तक सबको ओके? तो बताओ, ऑनलाइन दे चाहिए तो क्लियर है मेरे भाइयों, यहाँ तक सारी कहानी? चलो, तो यहाँ तक सबको समझ तो आ गया। लेकिन चलो बहुत बढ़िया। तो एक और कर लेते हैं, नंबर 12 आज के लिए। तो कितने बच जाएंगे मेरे दोस्त? जो बच्चा पूछ रहा था, 4,99,99,988। हाँ ठीक है, वो फिर अगली कक्षा में करेंगे। तो आज का 12वें का नाम है, बड़ा बड़ा लिखते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये भी एक प्रिंसिपल है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, तो पहले तो बेसिक मतलब बता देता हूँ भाई। रेवेन्यू का मतलब तो पता ही है आपको। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू है ना, मतलब एक तरह से और बेहतर लिखना हो तो रेवेन्यू रिसिप्ट। और रिकॉग्निशन का मतलब रिकॉर्ड करना। तो इस प्रिंसिपल में हमको बस ये सिखाया जाएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट को रिकॉर्ड कब करना है।
बस इस प्रिंसिपल का काम है कि रेवेन्यू रिसिप्ट अगर हुई तो उसको रिकॉर्ड कब करना है, बस ये छोटा प्रिंसिपल है। अच्छा, अब रेवेन्यू रिसिप्ट ही क्या होती है पहले तो वही सोच लो तो और इजी हो जाएगा। तो सर ये तो सोचा ही नहीं जा रहा हमसे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट ही क्या होती है वो अगर जो सोच लेगा तो बस ख़त्म। तो रेवेन्यू रिसिप्ट ही क्या होती है, वेरी गुड, कविश बाबू ने बता दिया। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हाँ भाई, जो आपका रोज़मर्रा का काम है उसको जो गुड्स मतलब सर्विस या जो भी बेच रहे हो आप उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, बस। तो इस प्रिंसिपल में ये सीखना है कि गुड्स अगर बेच रहे हैं तो कब रिकॉर्ड करना है, सिंपल है ना। गुड्स अगर बेच रहे हैं तो कब रिकॉर्ड करना है। तो पहले इसका ड्राइंग भी बना देता हूँ ताकि आपको और समझ आ जाए। तो वैलेंटाइंस डे वाले दिन 14 फरवरी को हमने गुड्स बेच दिए, गुड्स सोल्ड, ठीक है, 10,000 रुपये के। लेकिन उसके पैसे पता है हमें कब मिले, 22 फरवरी को हमें पैसा मिला, क्योंकि उधार पे बेचे होंगे मान लो गुड्स। तो अब बताओ, अब क्वेश्चन ये है कि रेवेन्यू रिसिप्ट को रिकॉर्ड कब करना है, या 22 फेब, श्योर? तो ये आपको कैसे पता? अच्छा, एक्रूअल में भी आपने सेम पढ़ा था, तो ठीक है जी, बिल्कुल सही। तो क्योंकि हम एक्रूअल वाले मुंशी तो हैं, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी यही कहता है कि भाई जब ट्रांजैक्शन हो गई उसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बिल्कुल सही आपने बताया। तो हम कब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, 14 फेब को, है ना। तो हम कब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, 14 फेब को। अच्छा, एक और उदाहरण, मैंने बैंक में एफडी करवाई थी, ठीक है, मैंने बैंक में 1 जुलाई को एक एफडी करवाई थी 1 लाख रुपए की। तो बैंक वाले ने कहा था कि ठीक है, हम आपको 12% पर एनम का ब्याज देंगे। तो बैंक वाले ने कहा 1 साल बाद ब्याज लेने आ जाना। मैंने कहा ठीक है, 1 साल बाद आ जाऊंगा। अब इत्तेफाक से मेरी अकाउंटिंग तो 9 महीने बाद ही ख़त्म हो जाती है, 31 मार्च को। तो मैं अपनी किताबें खोल के उस समय बैठा हुआ हूँ, हालांकि अभी रिसीव नहीं हुआ मुझे इंटरेस्ट। रिसीव तो कब होगा, रिसीव तो भाइयों 1 साल बाद होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड लिख देता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ब्याज मिलेगा तो 1 साल बाद। लेकिन मैंने फ़िलहाल किताब खोल रखी है आपसे पूछने के लिए कि क्या मैं 9 महीने का ब्याज लिखूं कि ना लिखूं। बच्चा कह रहा है लिख सकते हो। नहीं, लिख तो सकते ही, यहाँ पे लिख दूं। लिखना है या नहीं, मतलब विद लॉजिक बताओ कि लिखना है या नहीं लिखना है, क्यों लिखना है। एक्रूअल, बिल्कुल सही। तो एक्रूअल में भी तो पढ़ा रखा है, हम तो एक्रूअल वाले मुंशी हैं ना। तो आपको इंटरेस्ट चाहे मिला नहीं है, मिलेगा तो अभी बाद में, लेकिन आपने एक टर्म भी पढ़ रखी होगी बचपन में जब आप छोटे थे, इंटरेस्ट एक्रूड, सुना है ना। तो हमें 9 महीने का इंटरेस्ट तो लिखना है ही है, चाहे भी मिला भी ना। तो ये एक्रूअल में पढ़ी थी ना बातें। तो जो बातें एक्रूअल में पढ़ रखी हैं, बस रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी वही बातें रिपीट करते हैं, लेकिन बस वो किन चीज़ों के लिए रिपीट करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के लिए। तो सेम एक्रूअल का ही छोटा भाई है ये भी, समझ गए। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी एक्रूअल का ही छोटा भाई है, लेकिन बस ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स को कवर करता है। तो लिख लेते हैं इसकी एक इंग्लिश की लाइन, ताकि आप भी संतुष्ट मैं भी संतुष्ट। तो इसकी लाइन लिख लो, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस,
when transaction takes place and obligation to receive is established मतलब इतनी लाइन का मतलब है कि रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है, जब ट्रांजैक्शन हो गई और आपको पैसे मतलब अब मिलने हैं या मिल जाएंगे, ये सुनिश्चित हो गया। ऑब्लिगेशन टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड, आपको पैसा मिल जाएगा, कॉमा नॉट व्हेन द एक्चुअल रिसिप्ट इज रिसीव्ड, ना कि तब जब एक्चुअल में पैसे मिले हों। तो आई होप समझ गए होंगे आप इंग्लिश। तो वही एक्रूअल वाली बात ही कह रहे हैं कि आपको बस तभी रिकॉर्ड कर लेना है जब ट्रांजैक्शन हो गई, बाकी एक्चुअल पैसा बाद में मिलेगा उससे मतलब नहीं है। चलो, तो क्लियर हो गया सारा खेल। चलो बहुत बढ़िया, तो आज आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, वेरी गुड। तो बस रिवाइज अच्छे से करना आज का, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करना। डन।